यस हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन। दिस इज सी ए सागर का सेट। बेटा अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर पार्ट ऑफ योर आरटीपी में 2021। ठीक है बेटा, अभी तक हमने कवर कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन बी तक, मतलब 5B तक हमारा हो चुका है डिस्कशन पहले 2 पार्ट्स में, एकदम परफेक्ट। दोनों केस सिनारियोज, जनरल एमसीक्यूज, उसके बाद ऑल द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अप टू 5B। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही अच्छा एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें काफी सारी चीजें हैं, है ना बेटा। तो बड़ा भी चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना है एंड अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करने हैं प्रिपेयर, बिकॉज इसमें से 10 से 12 मार्क्स, 15 मार्क्स तक के भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखने मिल सकते हैं ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन चैप्टर। क्लियर है बेटा। चलो डिस्कस करेंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर आरटीपी May 21, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6A फॉर टुडे सेशन। एब्सोल्युटली 6A क्या बात कर रहा है, देख लो, अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो तो सबसे पहले एकदम अच्छे से पढ़ना है आपने। क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है 6A, देख लो। अ न्यू टीम मेंबर ऑफ GSR एंड कंपनी, द ऑडिटर्स ऑफ स्टीम लिमिटेड was of the view that audit documentation would not serve any purpose at any stage of audit। ओहो क्या बोल दिया बेटा इसमें, एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। ये तो बातें समझ गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई GSR एंड कंपनी जो स्टीम लिमिटेड का ऑडिटर है, उसमें एक नया टीम मेंबर आया है और उसका व्यू है, भाई आते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। नया टीम मेंबर आया और भाई ने अपना व्यू रख दिया, और व्यू रख के क्या बोल रहा है भाई कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ काम का ही नहीं। बोले कोई भी ऑडिट के स्टेज पे जाओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट सर्व, वुड नॉट सर्व एनी पर्पज। अरे भाई तो उसको समझाना पड़ेगा, इसे नहीं होता। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फायदा होता है हर एक ऑडिट स्टेज पे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। विदाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भाई कैसे ऑडिट कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, वो उसको बताना पड़ेगा ना, एंड यही एक्सप्लेन करना है भाई अपने को इस क्वेश्चन के आंसर में। आर यू गाइस देयर विद मी? क्वेश्चन समझा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर कट, डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है, उसको सिर्फ थोड़ा घुमाए एकदम छोटे से केस सिनारियो से। इसको केस सिनारियो भी नहीं बोल सकते, एकदम सिचुएशन दिया है छोटा सा। क्या बोलोगे बेटा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या फायदा है, उसको क्या क्या समझाओगे बेटा? नए मेंबर को क्या बोलोगे आप? सर सबसे पहले हम उसको बोलेंगे भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फायदा होता है कि ऑडिट को अगर प्लान करना है एंड परफॉर्म करना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होना चाहिए। क्यों सर? अभी मैं इस साल का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करूंगा तभी अगले साल का ऑडिट बहुत अच्छे से प्लान कर पाऊंगा, बिकॉज ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे भाई मैं आगे डिसीजन ले पाऊंगा अच्छे से। क्लियर विद दिस? तो प्लान एंड परफॉर्म करने के लिए भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काफी जरूरी है। सेकेंड थिंग सर, मैं सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूँ क्या मेरे ऑडिट टीम में? नो ना, मेरे मैनेजर रिव्यू करेंगे मेरा काम, है ना। मेरे जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो सुपरवाइज करेंगे काम, तो उनके रिव्यू के पर्पस के लिए, उनके सुपरविजन के पर्पस के लिए भी भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना। उनको क्या दिखाऊंगा मैं? उनको डायरेक्टली जाके उनके सामने बैठूंगा, बोलूंगा सर ऑडिट हो गया, वो मानेंगे मेरी बात? नहीं ना यार, वो क्यों मानेंगे मेरी बात? वो तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, मैं तो क्लाइंट प्लेस पे जाके ऑडिट किया। तो इसके लिए भैया उनको रिव्यू के पर्पस के लिए, सुपरविजन के पर्पस के लिए भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी पड़ेगा। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा बेटा कि एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। सेकंड पॉइंट हमने देखा क्या कि भाई ये जो रिव्यू करने के लिए हेल्प करता है, सुपरविजन के लिए हेल्प करता है। क्या कि भाई जो भी एंगेजमेंट टीम के मैनेजर है, पार्टनर है, उनके रिव्यू के लिए एंड सुपरविजन के लिए हेल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, आपके पास सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर का रिव्यू एंड सुपरविजन होता है क्या? नो, पॉसिबल है सर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज हो। सो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज के लिए भी तो उनको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगेगा ना, किस बात का क्वालिटी कंट्रोल मानेंगे वो। सो दैट्स वाई सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जब भी ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, आपने कौन से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस देना है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230 क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग 230 बात करता है, एकदम सिंपल है। सो EQCR के रिगार्डिंग भी बात करोगे भैया। अभी मुझे बताओ, जो भी काम ऑडिट के टीम मेंबर्स ने किया हुआ है वो काम के लिए भाई वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने के लिए मुझे क्या सर प्रूफ रहेगा मेरे पास? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल बी द प्रूफ। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, अगर मैनेजमेंट कभी मेरे पे ब्लेम कर दे कि मैंने काम ठीक से नहीं किया, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल सर्व एज अ पर्पज। क्या बोल रहा मैं? audit documentation will serve as a purpose that the audit was performed in line with what the auditing standards require. And the second thing, what I supposed to perform, I will be able to prove that based upon what I have performed based on my
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि जो मैंने काम करना चाहिए था भाई वो काम किया है मैंने, अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आई हैव फॉलोड दैट, एंड भैया उसका प्रूफ मेरे पास रहेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट पे आपको केस सिनारियो अलग से बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आर यू गाइस देयर विद मी? एकदम बढ़िया से बताओगे मुझे, एकदम क्लियर विद दिस। ये से ही सर अपने पॉइंट्स लिखने हैं, आपने बोलना है कि सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या पर्पस होता है। लेट्स सी आईसीएआई का आंसर, ठीक है। सबसे पहले देख लो, द फॉलोइंग आर द पर्पसेस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यही बोलना था आपने। ऐसे 230 का यहाँ पे रेफरेंस दोगे क्या बेटा? इन्होंने नहीं दिया, आप दोगे? आप होशियार बच्चे हो ना मेरे? यस बेटा, हम रेफरेंस देंगे। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग बात करता है, जो बोलेगा कि सर ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ पर्पसेस हैं, हमें इसका फायदा होगा, एंड दैट्स व्हाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट फायदा, सर असिस्ट करेगा टीम को, किसको? एंगेजमेंट टीम को, टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। क्लियर विद दिस? वेरी सिंपल थिंग। सेकंड, असिस्ट करेगा मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम को टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज द रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ऑडिट वर्क को कैसे डायरेक्शन देना है, कैसे आगे बढ़ाना है, रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे सर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ने फॉलो करनी है, मैनेजर ने फॉलो करनी है, एंगेजमेंट पार्टनर ने फॉलो करनी है, एंड सुपरवाइज करना है, उसके लिए सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आएगा। थर्ड थिंग बेटा, एनेबल द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, भैया जो भी एंगेजमेंट टीम मेंबर जो भी जिसका काम कर रहा है उसको अकाउंटेबिलिटी सर आना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो काम किया भाई तूने किया, नाउ यू विल बी एबल टू प्रूव बेस्ड अपॉन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि भाई उसने काम किया था। सही है? क्लियर विद दिस? उसका नाम हुआ रहेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, आई विल बी एलोकेटिंग माई वर्क टू माई टीम मेंबर्स इफ आई एम द मैनेजर, है ना? तो अभी मैं मैनेजर हूं तो मैं एलोकेट करूंगा, सो आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग दैट कि भाई मैंने किसको क्या काम एलोकेट किया हुआ है। क्लियर विद दिस? देन फोर्थ थिंग आएगा बेटा कि आप रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, कि आप भाई जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो आप रिकॉर्ड करके रखोगे, डॉक्यूमेंट करके रखोगे, तो फ्यूचर ऑडिट्स के लिए आपको रेफरेंस रहेगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट सर फायदा होता है ये। क्लियर विद दिस? तो उस बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर के ऑडिट्स प्लान कर पाओगे। नेक्स्ट फायदा बोला है बेटा, इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद SQC1। SQC1 क्या बोलता है? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 बोलता है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एट फर्म लेवल इट शुड बी देयर। ये एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फर्म पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्रिंसिपल पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आर यू गाइस देयर विद मी? यस सर। अभी SQC1 बोलता है कि कुछ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज कंडक्ट हो सकते हैं एंगेजमेंट लेवल पे भी, इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 220 एज वेल, कि एंगेजमेंट लेवल पे जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स होने चाहिए, तो EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर विल रिव्यू द ऑडिट फाइल्स। एंड सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट कि सर एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ICAI का पीयर रिव्यू, ICAI का पीयर रिव्यू। क्लियर विद दिस? फॉर दैट पर्पस वो आएंगे रिव्यू करने के लिए, वो आएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, क्या दिखाएंगे उनको? ऑडिट कर लिया, खत्म। क्या प्रूफ है आपने ऑडिट किया भाई? तो वो प्रूफ रहेगा आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सब बातें उसको समझानी पड़ेगी न्यू मेंबर को, है ना? नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, जहां पे आपने एग्जांपल लिया पीयर रिव्यू का। क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट बेटा। फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ पर्पसेस एंड हेंस इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वुड नॉट सर्व एनी पर्पस एट एनी स्टेज। भाई ये गलत हो जाएगा बोलना अगर हम ऐसा बोले कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कुछ काम का नहीं है कुछ भी स्टेज पे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। परफेक्ट, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट इसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं था वो आपने लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा? मैंने जो बोला कि अगर मैनेजमेंट कुछ ब्लेम कर दे, if any third party blames the auditor that the auditor has not performed the duty of or audit in accordance with standards on auditing, then auditor will be able to prove based upon audit documentation that he has performed all the required audit procedures as required by standards on auditing. परफेक्ट बेटा, क्लियर विद दिस? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया, सही है ना? इसके ऊपर केस सिनेरियो आ सकता है। चलो नेक्स्ट वन 6B, While documenting the nature, timing and extent, नया क्वेश्चन का बात कर रहे हैं 6B। आ जाओ मेरे साथ, चलो बेटा फटाफट। While documenting the nature, timing and extent of audit procedures performed in case of audit of PQR Limited, explain the important matters its auditor should record। क्या बोल रहे हैं भाई
कि जब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, क्या बोल रहा है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि कौन सा नेचर का ऑडिट प्रोसीजर मुझे परफॉर्म करना है, टाइमिंग कब करना है, एंड सर एक्सटेंट कितना करना है, ये जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा PQR लिमिटेड के ऑडिट के केस में, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स मैंने रिकॉर्ड करने चाहिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब मैं NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कब करता हूं, सबसे पहली चीज NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, व्हेन आई विल डॉक्यूमेंट दिस एट द प्लानिंग स्टेज। क्या बोला मैंने, एट द प्लानिंग स्टेज आई विल डॉक्यूमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग एट इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट, राइट। तभी तो ऑडिट प्लानिंग में तो वही होता है ना, टू डिटरमाइन, विच हेल्प्स टू डिटरमाइन यू नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अभी बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई ये जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो आपने कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स सर रिकॉर्ड करने चाहिए, डॉक्यूमेंट करने चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई जो भी ऑडिट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम कब करने वाले हैं, उसका टाइमिंग सबसे पहले तो नेचर ले लो, मतलब सर क्या कि ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से करने हैं, तो उसके लिए भाई जो भी उस एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे प्रोसीजर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई विल बी एबल टू डिटरमाइन ना, कि भाई मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे कितना फोकस करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कितना करना है, सब्सटेंटिव में मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स कितना करूंगा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल कितना करूंगा। सो आई विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर व्हाट, Which items need to be tested, क्या बोले, कौन से आइटम्स मुझे किस ऑडिट प्रोसीजर से टेस्ट करने हैं वो देखना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम मटेरियलिटी यूज करते हैं। सर मटेरियलिटी किसके लिए यूज करेंगे बेटा, हम यूज करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेंगे, वहां पे मटेरियलिटी का यूज करेंगे एंड डिटरमाइन करेंगे वैरिएंस के बेसिस पे, एंड डिटरमाइन करेंगे सर कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स है, FS आइटम्स कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए बेस्ड अपॉन एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द प्लानिंग स्टेज ऑन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट। क्लियर विद दिस, वेरी सिंपल, एकदम परफेक्ट है। एनालिटिकल प्रोसीजर लास्ट वाले सेशन में पार्ट 2 में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 3 स्टेज पे करते हैं, उसमें पहले स्टेज में जो करता है उसका मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया फिर से। सो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट यू विल बी रिकॉर्डिंग important matter while NTE of audit procedure, sir characteristics of the audit procedures for the relevant items to be tested and performed। clear with this? नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि ये ऑडिट वर्क अभी नेचर ठीक है, अभी टाइमिंग सर ये कब परफॉर्म करना है, व्हेन द ऑडिट प्रोसीजर नीड टू बी परफॉर्म एंड हु विल परफॉर्म दिस ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट टीम के बारे में सर हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, एंड ऑडिट टीम सर परफॉर्म तो करेगा, बट इस ऑडिट टीम का परफॉर्म किया हुआ काम कौन रिव्यू करेगा, वो रिव्यूअर का भी नाम उसमें आना चाहिए। क्या बोले, उस रिव्यूअर का भी नाम सर उसमें आना चाहिए, एंड वो कब रिव्यू होगा वो भी मुझे देखना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? सो दिस इज व्हाट आई शैल बी इंक्लूडिंग इन NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन। चलो बेटा फटाफट देख लो। ICAI का आंसर मैं जस्ट आपको गो थ्रू करा रहा हूँ ना, जब भी मैं बात कर रहा हूँ, सो दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू व्हाट ICAI हैज इंडिकेटेड इन इट्स आंसर, है ना। सो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन ICAI आंसर। क्लियर विद दिस? एंड मुद्दाम करके ऐसे ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। हम तो डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा फिर हो जाएंगे ना, हवले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन कर लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है ना इसमें लिंकेज। बट आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट नाउ बिकॉज मैं RTP डिस्कस कर रहा हूँ। रेगुलर क्लास में हम ऐसे हो जाते हैं कि हम काफ़ी सारी चीज़ें लिंकेज कर लेंगे, बट RTP में ऐसा नहीं कर सकते ना। RTP में तो बच्चा तो भाग जाएगा, फिर रिविजन करना है आपको बेटा, है ना। तो RTP रिविजन करते समय यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट टू, मुझे कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है टू योर ICAI का आंसर, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग बेटा। जो भी डिस्कशन चल रहा है कंप्लीटली बेस्ड अपॉन ICAI आंसर, सो डोंट वरी एट ऑल। चलो फटाफट देख लो ICAI का आंसर क्या बोलता है। 6B, इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म द ऑडिटर ऑफ PQR लिमिटेड। भाई PQR लिमिटेड का जो ऑडिटर है उसने क्या रिकॉर्ड करना है। वेरी फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड, कि जो भी सर आइटम्स और मैटर्स टेस्ट करने हैं, उस टेस्टिंग ऑफ मैटर्स के रिगार्डिंग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सर हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट, वो परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड द डेट ऑफ सच वर्क वाज कंप्लीटेड। भाई किसने ऑडिट वर्क परफॉर्म किया एंड वो कब
कंप्लीट हुआ वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, वो रिव्यूड द ऑडिट वर्क परफॉर्म एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू, एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू, तो रिव्यू के बारे में सेम थिंग आएगा। अभी एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, एक क्वेरी आपको हो सकता है, अगर मुझे लग रहा है अगर है तो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पे जब भी वर्डिंग यूज किया है, वो परफॉर्म्ड, वो व्हेन इट वाज कंप्लीटेड, वो रिव्यूड व्हेन इट वाज कंडक्टेड, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर्स टेस्टेड, मतलब पूरा पास्ट टेंस का बात कर रहा है। इसका मतलब ये है क्या सर कि ये अपडेशन बाद में होगा ऑडिट सब होने के बाद? एब्सोल्युटली यस। बट बेटा आप, मैंने तो अभी आपको बोला था कि प्लानिंग स्टेज में ये हम नेचर टाइमिंग एक्सटेंड डिसाइड करते हैं। एब्सोल्युटली यस। तो हम डिसाइड तो प्लानिंग स्टेज में करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ ऑडिट, एज वी आर परफॉर्मिंग द ऑडिट, वी विल बी अपडेटिंग दैट थिंग ना, एज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे भी ऑडिट परफॉर्म होगा भाई, तो ऑडिट खत्म होने तक हम उसको अपडेट करते जाएंगे ना कि वॉट एवर वी हैव प्लान्ड इन प्लानिंग स्टेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस। सो दैट्स वाई रिमेंबर, जब भी मैं प्लानिंग स्टेज बोला वहां पे तो स्टार्ट होगा ना थिंग, ये वाला प्रोसीजर वहां पे स्टार्ट होगा, वहां पे हम प्लान करेंगे। नाउ व्हेन वी विल एक्चुअली परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स, वी विल अपडेट ऑल दैट थिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम वगैरह सर सब हम अपडेट करने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ ऑडिट। क्लियर विद दिस? एंड फाइनल जब सब ऑडिट हो जाएगा तब फिर से ये सब चीज़ें इंश्योर करेंगे कि ये सब चीज़ें हो गई है या नहीं हुई है। सो इसीलिए वहाँ पे वो पास्ट टेंस यूज किया है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एब्सोल्युटली क्लियर है ना, कोई टेंशन का बात नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। और अगर कुछ क्वेरी है तो जैसे मैंने पार्ट 2 में भी बताया था आपको कि बिंदास टेलीग्राम ग्रुप पे जाने का या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देने का या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करने का, सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स एवरीथिंग इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। परफेक्ट बेटा, क्लियर विद दिस? सो 6B एकदम छोटू सा क्वेश्चन था बट एकदम क्लियर हो चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सब क्वेश्चन ए, 7A की बात कर रहे हैं। When information to be used as an audit evidence, क्या बोले कि जब सर इंफॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस करके यूज करेंगे, has been prepared using the work of a management expert, very good sir। ऐसा कोई ऑडिट एविडेंस है जो प्रिपेयर किया है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज करके, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करके, and having regard to the significance of experts work for the auditor's purpose, explain the considerations auditor would consider for the purpose of his audit। Can you guys understand this question? एकदम सही समझा आपको क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन बोलना चाहता है भाई, जब भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो ऑडिट एविडेंस करके हम यूज करेंगे एज एन ऑडिटर, सही है, वो किसने प्रिपेयर किया है? यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कि मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है सर, उसका सर एक्सपर्ट का हेल्प लेके सर वो बनाया हुआ है, वो ऑडिट एविडेंस बना है। एंड हैविंग रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, कि भाई एक्सपर्ट के काम का सिग्निफिकेंस को कंसिडर करते हुए फॉर ऑडिटर्स पर्पस, फॉर मेरे पर्पस के लिए, एक्सप्लेन द कंसिडरेशंस ऑडिटर वुड कंसिडर, कि ऑडिटर भाई क्या क्या कंसिडर करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, वो हमें सर लिखना है आंसर में। हमें आंसर में क्या लिखना है भाई, जब हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ आवर ऑडिट, तो हम क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे वो हमें लिखना काफी जरूरी है। आर यू गाइस देयर विथ मी? सो मुझे बताना, जब हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कोई काम यूज कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं। सबसे पहली बात सर, जो बंदा कुछ काम कर रहा है, मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर रहा है, वो उतना कैपेबल है क्या, वो उतना कॉम्पिटेंट है क्या, वो उतना क्वालिफाइड है क्या कि वो उस टाइप की सर्विसेज मैनेजमेंट को, कंपनी को प्रोवाइड कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये चीज़ चेक करना, ये पॉइंट चेक करना। दैट्स वाई वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल कंसिडर व्हाइल असेसिंग द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, तो पहले चीज हम क्या, assess the competence and capability of the management expert to provide the services। सेकेंड थिंग बेटा हम चेक करेंगे कि एक्सपर्ट क्या है, कौन है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो टू अंडरस्टैंड what kind of services that expert has provided to the company and its experience, एवरीथिंग। सो उसका एक्सपर्ट का पूरा प्रोफाइल अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी है कंपनी को, वो पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम। एंड देन लास्ट थिंग वी विल डू कि भाई ये जो एक्सपर्ट का वर्क है ये अप्रोप्रिएट है क्या मुझे यूज करना एज एन ऑडिट एविडेंस। तो मतलब सर ऐसे 500 बोलता है कि जो भी ऑडिट एविडेंस आप यूज करोगे जिसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन देना है, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक चेक करने पड़ते हैं। एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कौन सा ऐसे बात करता है, 500
कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। सही है, एकदम सही है ना। ये बात ऑलरेडी हम अपने पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं। सो दो एसेज है, एसे 330 एंड एसे 700 ऑडिट रिपोर्ट का बेसिस फॉर ओपिनियन का पैरा का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, वन ऑफ द पार्ट। एंड एसे 330 स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है कि जब भी आप ऑडिट एविडेंस का यूज करोगे फॉर द पर्पज ऑफ कंक्लूडिंग ऑन ऑडिट प्रोसीजर, तो दैट एविडेंस मस्ट बी क्या भैया? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। एंड ये सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस कैसे डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू एसे 500। तो अभी यही चीज देखना पड़ेगा कि वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो भी काम किया हुआ है भाई, वेदर दैट इज सफिशिएंट, वेदर दैट इज एप्रोप्रिएट, वेदर कैन वी यूज दैट एज एन ऑडिट एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ कंक्लूजन ओवर दैट रिस्पेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर जिसमें हम उसको रेफर कर दें। क्लियर विद दिस? What are the 3 points need to be considered to evaluate the work of management expert for the purpose of respective area? Respective area. Very first point, क्या आप चेक करोगे? Competence and capability of the management expert. Second point, obtain the understanding of the services provided by the management expert to the entity and about management expert itself. And the third point बेटा हम क्या करेंगे? हम करेंगे सर appropriateness of the use of audit evidence as the management expert work in accordance with SA 500 for assessment of sufficiency and appropriateness of that respective audit evidence. Are you guys clear with this? ये तीन चीजें आप करोगे, सो फटाफट देख लो ICAI का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7A, when information to be used as an audit evidence has been prepared using the work of management expert, the auditor shall to the extent necessary, जितना जरूरी है उतना ही, ज़्यादा उड़ेंगे नहीं, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert's work for the auditor's purpose. Very first thing, evaluate the competence, capabilities and objectivity of that expert. Second thing, obtain the understanding of the work of that expert, कि भैया वो expert क्या काम करता है उसका understanding लेके पूरा डिटेल में. And third thing, evaluate the appropriateness of the expert's work as an audit evidence for the relevant assertion, कि भाई जो भी assertion का हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस assertion का relevant assertion का टेस्टिंग करने के लिए हम उसको as an audit evidence यूज कर सकते हैं क्या? इसका मैंने बेसिक आपको बता दिया, कब ऐसा यूज करेंगे, कैसे हम इसको इवेल्युएट करेंगे। जो इवेल्युएट करने का बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में, वो इवेल्युएट कैसे करेंगे? वी विल इवेल्युएट वेदर दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट and we can use that as an audit evidence for the purpose of concluding on that assertion testing. Clear with this? This is what you have to write in question number 7A का आंसर। वेरी सिंपल आंसर, वेरी एकदम बढ़िया। आपको क्लियर हो गया बेटा? आर यू गाइज देयर विथ मी? एकदम बढ़िया से समझ रहा है आपको? कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल? अरे नहीं ना बेटा, बोलो ना मुझे, नहीं बोलते, होशियार बच्चे, कोई सवाल नहीं। चलो अगर सवाल है तो अगेन यू नो कि तुम्हें क्या करना है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7B। क्वेश्चन नंबर 7B आ रहा है आपके सामने, देख लो। व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, भाई बोल रहा है कि जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, जब आपने इतना सा ही सेंटेंस पढ़ लिया तो दिमाग में खटकन आपके ऐसे नंबर 315 आ गया क्या? क्या बोले? ऐसे नंबर 315 क्या बोलता है? व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाई ऐसे 315, द ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. ओ भाई बताओ मुझे ये कौन सा स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है टू अंडरस्टैंड एंड टू इवैल्यूएट द गोइंग कंसर्न एजम्पशन। बोलो मुझे, एंटिटी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन सही है या नहीं है? ये कौन सा स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है? भाई ऐसे 570 ऐसे 570 है जिसके यूज करके सर हमें इसका पूरा असेसमेंट करेंगे गोइंग कंसर्न के एजम्पशन का। सही है। अभी बोलता है भाई जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो ना ऐसे 315 के हिसाब से, तब ऑडिटर कंसीडर करना चाहिए, ऑडिटर ने कंसीडर करना चाहिए, ऑडिटर विल कंसीडर, ऑडिटर शैल कंसीडर क्या बेटा? वेदर द इवेंट्स और कंडीशंस, ऐसे कोई इवेंट्स और कंडीशंस है क्या जो एग्जिस्ट करते हैं क्या, कि जो एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे सर डाउट क्रिएट करेंगे। सही है। जब आप ये करते हो, इन सो डूइंग द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट, कि ऑडिटर ने क्या डिटरमाइन किया कि मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड हैज ऑलरेडी परफॉर्म द प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऑडिटर बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट ने जो एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं ना, उस एंटिटी के मैनेजमेंट ने ऑलरेडी सर ये गोइंग कंसर्न के एजम्पशन का टेस्टिंग कर लिया है, उन्होंने उनका काम कर दिया है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो गया है।
एक्सप्लेन हाउ वुड ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड प्रोसीड इन द अबव केस। भाई इस केस में अभी ऑडिटर ने कैसे काम करना चाहिए आगे, वो अपने को एक्सप्लेन करना है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ऑडिटर ने कैसे आगे काम करना है इस केस में, एंड सेकंड आंसर बेटा ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ वुड द ऑडिटर प्रोसीड इफ सच एन असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। सर पहला वाला केस तो बोलता है कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म कर दिया है, अब ऑडिटर कैसे आगे बढ़ेगा, सही है। एंड सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अगर सर मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं किया तो फिर इन दैट केस ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, इन दैट केस ऑडिटर कैसे आगे बढ़ेगा। आर यू गाइस देयर विद मी? एकदम समझा आपको, परफेक्ट है। देख लो बेटा, अगर सर मैनेजमेंट आपको सबसे पहले तो दो चीजें याद रखनी चाहिए। वन इज ऐसे 315 जब हम बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सेकंड बात कर रहे हैं ऐसे 570 जो रिकॉर्ड करता है, रिक्वायर्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन का टेस्टिंग कैसे करेंगे, कौन से ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, एवरीथिंग क्लियर विद दिस। अभी बात कर रहे हैं जब सर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गोइंग कंसर्न असेसमेंट प्रोवाइड कर लिया, परफॉर्म कर लिया है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेरी फर्स्ट थिंग मुझे बताओ। अरे guys, please tell me who is the primary responsible person to perform the testing of assumption going concern. Going concern का assumption whether is appropriate or not, the primary responsibility is with management only. क्या बोले कि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट का ही, उनको तो करना ही पड़ेगा भाई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं जिंदगी के भाई, है ना। उनका तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको चुपचाप से करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द बेसिक एजम्पशन ना, बेसिक एलिमेंट है अकाउंटिंग का। उसके बिना तो सर गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट नीड टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट विच इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अभी मैनेजमेंट जब सर परफॉर्म करता है तो ऑडिटर क्या काम करेगा? ऑडिटर डायरेक्टली रिलाई करेगा? नो, ऑडिटर कैन नॉट रिलाई। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल वेरी फर्स्ट डिस्कस विद द मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि ऑन व्हाट बेसिस दे हैव परफॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स दे हैव कंसीडर टू असेस द गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट में कि भाई आपने कैसे काम किया वो हमें बता दो, सही है ना। एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट थिंग we will see कि whether there is any additional procedure okay which we need to perform over and above the management, ये हम ensure करेंगे। if required we will perform that additional procedure, and the next thing what we will do, whatever management has performed we will test the backups and that calculations performed by the management। so उसमें जो भी सर assumptions लिए हैं, जो भी forecasting हुआ है कैश फ्लो का, वो सब हम चेक करेंगे। we will ensure the validity, accuracy and completeness of whatever data considered by the management for the purpose of going concern testing। are you guys clear with this? बताओ मुझे, सबसे पहली बात क्लियर है? So very first part, if such assessment is provided by and performed by the management, अगर सर मैनेजमेंट कोई assessment परफॉर्म करता है तो ऑडिटर सबसे पहले डिस्कस करेगा। इफ सर बेस्ड ऑन डिस्कशन ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल एंटिसिपेट कि सर एडिशनल कोई ऑडिट प्रोसीजर करना है क्या, एंड सर मैनेजमेंट जो भी परफॉर्म किया है उसका पूरा डिटेल टेस्टिंग ऑडिटर करेगा, वेदर दैट वाज वैलिड, वेदर दैट वाज कंप्लीट, वेदर दैट वाज एक्यूरेट। एंड सर जो भी एजम्पशंस लिए, जो भी ऐसे सर फोरकास्टिंग हुआ है, वेदर दैट इज रीजनेबल। वी कांट से फोरकास्टिंग एंड एजम्पशन टू बी एक्यूरेट, वो कभी जिंदगी में एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, बट वो रीजनेबल है या नहीं है, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑडिट में कम मार्क्स क्यों मिलते हैं बच्चों को? इस रीजन की वजह से कि वो कहीं जगह पे सर एक्यूरेसी का यूज कर लेंगे वर्ड का, तो एक्यूरेसी कैन नॉट बी द प्रॉपर वर्ड इन सच केस। वहां पे क्या वर्डिंग होना चाहिए बेटा? एक्यूरेसी किसका? इनपुट डेटा का। इनपुट डेटा जो भी कंसीडर करेंगे दैट मस्ट बी एक्यूरेट, बट सर उसको इनपुट डेटा को यूज करके और एजम्पशंस लगाएंगे, कुछ ग्रोथ रेट लगाएंगे, कुछ एजम्पशंस, कुछ फोरकास्टिंग करेंगे, तो दैट विल नॉट बी एक्यूरेट, दैट शुड बी रीजनेबल। क्या बोले? रीजनेबल होना चाहिए, वो अपन चेक करने वाले हैं। क्लियर विद दिस? एंड उसके बाद में बेटा अगर मैनेजमेंट ने ऐसा कोई परफॉर्म नहीं किया है, मैनेजमेंट ने ऐसा कोई परफॉर्म नहीं किया है, तो पहला ही क्वेश्चन हम मैनेजमेंट को पूछेंगे कि भाई क्या, किस बेसिस पे फिर तुमने ऐसे बोला कि हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाया है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे है। क्या बोले कि जो भी मैनेजमेंट को बेसिस था सर, मैनेजमेंट ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया, और वो तो बोल रहे कि हमने तो कुछ असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया। अगर भाई नहीं किया तो हाउ, ऑन व्हाट बेसिस सर यू हैव परफॉर्म द एंड यू हैव प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस? We have to understand that from the management। फिर उसके बेसिस पे आगे सर हम डिसाइड करेंगे कि whether that is correct or not, and if not then सर आगे हम उसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे and will consider that if that is required to be mentioned in the audit report। Clear with this?
ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज अ BER। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम BER करके बोल रहे हैं बिफोर एग्जाम रिवीजन, आज के सेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन BER, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चन बी 7B BER, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग आपको आ सकता है एग्जामिनेशन में। देख लो बेटा, व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ICAI का आंसर पढ़ रहा हूं, व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय SA 315, द ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर द इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. In so doing, the auditor shall determine whether the management has already performed a preliminary assessment of entity's ability to continue as a going concern. Who is the primary responsible person to perform this? है ना, उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, वो लिखा तो नहीं है यहाँ पे बट आपको ध्यान में रखना है, सही है। एंड अभी देखो आंसर आ रहा है, इफ सच एन असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म, अगर वो असेसमेंट परफॉर्म किया है मैनेजमेंट ने, द ऑडिटर शैल डिस्कस द असेसमेंट विद द मैनेजमेंट and determine whether the management has identified events or conditions that individually or collectively may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and if so management plans to address them. वो सिंपल सा बात कर रहे हैं कि सर मैनेजमेंट को पूछो कि आपने असेसमेंट किया है क्या, अगर किया है तो अगर ऐसा कोई इवेंट और कंडीशन आपको लग रहा है क्या कि जो डाउट क्रिएट करेगा गोइंग कंसर्न पे, और अगर लग रहा है तो आपने उसको कैसे एड्रेस किया, ये हम बात करेंगे। इसके एडिशन में मैंने आपको कुछ 2 पॉइंट्स बताए थे। क्या 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने, कि अगर सर मैनेजमेंट ने किया हुआ है तो हमने टेस्ट करना है उनका बेसिस डेटा, इनपुट डेटा का एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, एंड सेकंड थिंग जो भी एजम्पशंस लिए हैं उसके रिगार्डिंग बेटा हमने चेक करना है रीजनेबलनेस, रीजनेबल है या नहीं है, वो चेक करना जरूरी है। क्लियर विद दिस, ये मैंने आपको बताया था, एंड दिस इज कंप्लीट वैलिड प्रोसीजर विच यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन इन एडिशन टू दिस। इसके अलावा वो भी आप चीज़ें लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन के आंसर में एक्चुअली आना चाहिए बट ICAI ने वो कंसिडर नहीं किया है। क्लियर विद दिस, चलो बेटा बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ सच असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म, अभी तक सर ये असेसमेंट मैनेजमेंट ने परफॉर्म नहीं किया, तो द ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट द बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई किस बात पे, किस बेसिस पे फिर आपने गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग फॉलो किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट वेदर द इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज असम्पशन एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो अगर सर इंक्वायर करना है, अगर नहीं किया है तो अगर ऐसा कोई इवेंट्स और कंडीशन आपको लग रहा है क्या, मैनेजमेंट को पूछेंगे, इंक्वायर करेंगे कि जो सर गोइंग कंसर्न में आपके एंटिटी के एबिलिटी पे सर सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करेगा। वेरी सिंपल आंसर दिया है, इसके एडिशन में सर बड़ा आंसर हो सकता है इसके एग्जामिनेशन में। सो आपने अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी हमने डिस्कशन किया यू हैव टू राइट एडिशनल आंसर भी, हाँ ठीक है। अभी तो सजेस्टेड में आंसर IITP में ऐसा दे रहे हैं, बट इन एडिशन टू दिस यू कैन राइट द आंसर दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर विद दिस, आपको मार्क्स तो इससे मिल जाएंगे, उसके एडिशन में और लिखोगे तो विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट प्रोसेस, एकदम बढ़िया से आपको आंसर देते आएगा। क्लियर विद दिस, मैं सब जगह पे ऐसे बोलता हूँ क्या, नहीं, मैं कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि सर यहाँ पे लिखना जरूरी है, एडिशनल कुछ चीज जो ICAI ने नहीं लिखा आंसर में, तो यू हैव टू राइट दैट बेटा, यू कैन राइट दैट। नहीं लिखा तो एनीवेज मार्क्स का नुकसान नहीं है बिकॉज ICAI ने आंसर में नहीं दिया है, बट लिखोगे तो दैट विल क्रिएट द इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट आपको इंटेंजिबली बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्लियर विद दिस, आई होप यू गाइज आर क्लियर, है ना बेटा, एकदम बढ़िया, आप एकदम बढ़िया से क्लियर हो, एकदम समझ रहा है आपको, है ना। सो 7B को आपने मार्क कर दिया, BER इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम के पहले दिन पढ़ लेना एकदम अच्छे से, और ICAI के आंसर के थ्रू एकदम बढ़िया से आपको इसको रिवाइज कर लेना है। एकदम सिंपल आंसर है वैसे तो, बट आपने रिवाइज कर लेना है बहुत अच्छे से। परफेक्ट बेटा, क्लियर विद दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8A की बात कर रहे हैं, सेम चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 से ही क्वेश्चन है। क्लियर विद दिस, अरे ये हम आंसर में पहुंच गए, रुको 2 मिनट रुको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8A, हाँ सेम चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। फिर से गोइंग कंसर्न 8A बात कर रहे हैं, अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई जब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन दैट द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, कि भाई एंटिटी चलता ही जाएगा, एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर, है ना। एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, गोइंग कंसर्न का। एंड ऑल्सो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर, भाई ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करो रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न एज पर द रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भैया मुझे बता दो फटाफट कौन सा रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो गोइंग कंसर्न के ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग बात करता है। अरे भैया फटाफट बता दो ना मुझे, एकदम सिंपल सा बात है सर, ऐसे 570
सही है। ऐसे 570 विल डिस्कस अबाउट व्हाट योर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गोइंग कंसर्न टेस्टिंग, ऐसे 570 उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स बातें करेंगे। बट उसके पहले बेटा एक्सप्लेन करना है आपको इस स्टेटमेंट को, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। क्या करोगे, स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख दोगे आप। आईसीआई का आंसर का फ्लो पता है ना आपको कि पहले जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसको शॉर्ट में सर फिर से रिपीट कर देंगे, उसको सर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड पॉइंट हम करेंगे सर कि जब भी सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें बेसिक सर एजम्पशंस कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, एंड वन ऑफ दैट इज व्हाट योर गोइंग कंसर्न बेसिस। क्या बोले, गोइंग कंसर्न बेसिस द मैनेजमेंट हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेदर दैट assumption is appropriate or not. If that assumption is appropriate, then no issues. But if that assumption is not appropriate, they have to disclose that in the financial statement कि भाई हम going concern basis पे नहीं बना रहे हैं। Clear with this? And ये कैसे management decide करेगा? They'll consider various factors. Very first factor, whether they have intention to liquidate the entity. भाई उनका खुद का ही इंटेंशन है क्या कि एंटिटी को बंद कर देंगे, क्लोज डाउन कर देंगे, लिक्विडेट कर देंगे। अगर ऐसा कुछ है तो देन डेफिनेटली सर उनको गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं बोलेंगे, एंड दे विल मेंशन दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि हमें बंद करना है भाई। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। सेकेंड थिंग देखेंगे भैया कि ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज है क्या, प्लान है क्या जिसके वजह से सर कुछ इंपैक्ट आ सकता है, और वेदर देयर इज एनी स्पेसिफिक इवेंट और कंडीशन बिकॉज ऑफ विच देयर माइट बी इंपैक्ट ऑन द गोइंग कंसर्न एजम्पशन ऑफ द एंटिटी विच एंटिटी इज अवेयर अबाउट। सो सर अगर ऐसा कुछ है तो अगेन उनको सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा। एंड अगर सर ये अप्रोप्रिएट होता है, उनको लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं सिनारियो जो गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट करेगा, इफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, तो इन दैट केस बेटा जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो सर रियलाइज होंगे, वो सर लिक्विडेट होंगे, वो सर लायबिलिटी पे ऑफ होंगे ऑन दैट पर्टिकुलर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। एंड यही सर इंडिकेट करता है आपका गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर विद दिस? अभी आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। ये तो हो गया पहला एक्सप्लेनेशन, है ना, नॉर्मल स्टेटमेंट का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर अकॉर्डिंग टू ऐसे 570। ऐसे 570 के हिसाब से ऑडिटर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऑडिटर ने ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या बोलता है ऐसे 570 बोलता है कि भाई ऑडिटर ने सबसे पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा सही को, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को। सही मतलब क्या, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, SAAE। ओके, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किसके रिगार्डिंग, टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर देयर इज एनी इवेंट और कंडीशन व्हिच माइट अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, to continue as a going concern, and the basis of accounting as a going concern basis whether it is appropriate or not, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। एंड भैया कंक्लूड करना पड़ेगा whether the going concern basis पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, whether the going concern basis पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसमें कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है क्या, उसमें कोई अनसर्टेनिटी। तो मतलब मैनेजमेंट ने तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना दिए भाई, बट मुझे लग रहा है कि कुछ अनसर्टेनिटी है, तो ये मुझे ढूंढना पड़ेगा whether there is any uncertainty exist, material misstatement exist, material uncertainty exist that the going concern assumption of accounting is not correct, वो मुझे देखना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा कुछ है तो आई विल हैव टू रिपोर्ट दैट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 570। इसे 570 के हिसाब से मुझे उसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स में। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, लिखोगे भैया यू हैव टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि सर जो भी अपने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन सेकंड लिखोगे जो भी ऑडिट एविडेंस मिला आपको, जो भी ऑडिट एविडेंस मिला उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करोगे, असेस करोगे, इवैल्यूएट करोगे वेदर देयर इज एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट which might be indicating the fact or ऐसा कोई affection on the entity's ability to continue as a going concern. And then third objective क्या, कि to report accordingly in the audit report based upon the assessment of going concern। ठीक है, एंड आपको याद है बेटा ऐसे 700 का रेफरेंस दे रहा हूँ फटाफट, ये आंसर में नहीं आएगा बट जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ऐसे 700 में चले जाना, ऐसे 700 में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट रहता है, एंड ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपका एक स्पेसिफिक पैराग्राफ आता है बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद, कौन सा, गोइंग कंसर्न वाला, एंड दैट पैराग्राफ इज ओनली इफ रिक्वायर्ड। भाई किसी ऑडिट रिपोर्ट में मैंडेटरी है क्या ऊपर है, नो,
इफ ओनली रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू ऐसे 570 के भाई कुछ ओपिनियन देना है उसके ऊपर, गोइंग कंसर्न के ऊपर कुछ डिस्क्लोजर देना है ऑडिट रिपोर्ट में, तभी उस पैरा को इंसर्ट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में। क्लियर विद दिस? सो ओनली इफ रिक्वायर्ड दैट पैरा विल बी इंसर्टेड इन द ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ऐसे 700। क्लियर विद दिस बेटा? सो ये आंसर लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर 8A वाला। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8A। अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, the financial statements are prepared on the assumption that the entity is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. क्वेश्चन का ही पार्ट रिपीट कर दिया। General purpose financial statements GPFS, general purpose financial statements are prepared using the going concern basis of accounting unless ये going concern basis पे बनाते हैं जब तक मैनेजमेंट को सर आइदर ऐसे इंटेंशन है कि वो लिक्विडेट कर देंगे एंटिटी को, या सर ऑपरेशंस को सीज कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। एंड सेकंड सर, हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू डू सो, बेटा कोई और ऑप्शन भी नहीं है उनके पास इसके अलावा। अगर ऐसा कोई सीन होता है तब भी सर गोइंग कंसर्न नहीं देंगे, अदरवाइज सर प्रिज्यूम्ड है कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने वाला है। उसके रिगार्डिंग कोई डिस्क्लोजर देना पड़ता है क्या? जब गोइंग कंसर्न फॉलो करता है तब वेदर देयर इज एनी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो बेटा, नो। व्हेन द मैनेजमेंट इज फॉलोइंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इट इज प्रिज्यूम्ड, एंड इसीलिए सर वो डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली नहीं लगता। बट सर जब फॉलो नहीं कर रहे तब स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो मतलब डिस्क्लोजर नहीं दिखा मतलब क्या एज्यूम कर लेंगे? एजम्पशन रहेगा कि भाई मैनेजमेंट मान रहा है कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगा। नेक्स्ट, when the use of going concern basis of accounting is appropriate, भैया जब ये appropriate होता है तब assets and liabilities are recorded on the basis, इस basis पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि entity will be able to realize its assets and discharge its liability in the normal course of business, कि भाई वो normal course of business में assets को realize कर पाएंगे, मतलब उनका cash flow पे कोई impact नहीं आएगा, एंड सर liabilities को भी discharge कर पाएंगे, उससे भी सर cash flow को impact नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। अभी रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोला था इन्होंने, बट रिलेवेंट स्टैंडर्ड का उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया, बट आपको एग्जामिनेशन में देना पड़ेगा टू अचीव द मैक्सिमम स्कोर, है ना? तो ऐसे 570 यू हैव टू रेफर दैट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न एज पर ऐसे 570 आर very first, to obtain the sufficient appropriate audit evidence regarding and conclude on the appropriateness of management use of going concern basis, है ना, in the preparation of financial statements. Second, to conclude based on the audit evidence obtained, जो भी audit evidence अभी पहले इसमें मिला उसके बेसिस पे conclude करना है कि कोई material uncertainty exist करता है क्या, कि जो relate करता है ऐसे event और conditions पे जो cast करेंगे significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. And the last one is to report in accordance with standards, कि इस हिसाब के सर इसको रिपोर्टिंग करना है, आपके ऑडिट रिपोर्ट में इसको इंक्लूड करना है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम बढ़िया, समझा आपको? अरे गाइस बोलो ना मुझे, एकदम परफेक्ट ना? चलो एकदम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 8B। एज ए डिस्क्राइब्ड इन एसे 200, अरे वाह, सबसे पहले मुझे एसे 200 बताओ कौन सा है? ऐसे 200 आता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, है ना? जब भी सर हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट परफॉर्म करते हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर के क्या क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग बात करता है ऐसे 200, एकदम बेसिक स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग का, है ना? तो बोलता है भाई ऐसे 200 में जो जैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर ग्रेटर, कि जब सर ऑडिटर का एबिलिटी पे टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे सर कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस रहेंगे? एब्सोल्युटली यस। 4 पॉइंट्स याद है इनहेरेंट लिमिटेशंस के? मुझे फटाफट रिमाइंड कर रहा तो क्या, फटाफट याद कर दो। 4 पॉइंट फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, ये प्रीमियर देख रहे हो तो। क्या बोल रहा हूँ मैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस, वेरी फर्स्ट पॉइंट सर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट एजम्पशंस वगैरह यूज करेगा ना, तो किस बात का हम बोले कि वो एक्यूरेट रहेगा, है ना? सो देयर कैन बी द डिफरेंसेस इन ओपिनियन। सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। one of the major inherent limitation of audit, which is that is sampling. Sampling is one of the major inherent limitation of an audit, and that is the reason sir ये audit procedure का nature है, we cannot perform the audit on 100% basis, सही है ना? हम कुछ sample basis पे ही करेंगे, and उसके वजह से sir we will not be able to prove the true and correct opinion, and we will be able to prove get only reasonable assurance और true and fair view दे पाएंगे। थर्ड आपका ये आता है इनहेरेंट लिमिटेशन, अगर आपको याद है तो टाइमलीनेस एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, सही।
सही है ना, कि भैया जो भी ऑडिट करेंगे उसको एक स्पेसिफिक टाइम में हमें खत्म करना है, हमको भी ऑडिट रिपोर्टिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में करना पड़ता है। उसका सर मैंडेटरी कोई डेट्स दिया हुआ है क्या? नो, बट इनडायरेक्टली कितना होता है? विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कैसे? बिकॉज एजीएम कंडक्ट करना पड़ता है एंटिटी को मैंडेटरली विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑडिट रिपोर्ट एजीएम में पब्लिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात करनी है, फोर्थ पॉइंट, जिसमें अदर मैटर्स कुछ देखे थे हमने इनहेरेंट लिमिटेशन में। याद कर लो मेरे नोट्स, अगर मेरे नोट्स रेफर करते हो तो, अगर कोई और नोट्स रेफर करते हो, स्टडी मॉड्यूल रेफर करते हो तो उसको याद कर लेना। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में हमने 3-4 मैटर देखे थे, उसमें सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट मैटर देखा था कि फ्रॉड। फ्रॉड सर एक इंटेंशनल एक्टिविटी होता है, सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होती है। दैट्स वाई इट इज नॉट सर 100% गारंटी कि ऑडिटर विल बी एबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड ओवर एंड अबव द एरर। भाई एरर के ज़्यादा डिटेक्शन रिस्क हायर किस में होता है? फ्रॉड में। एंड फ्रॉड में भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पार्ट 2 में, क्या सर? एम्प्लॉय फ्रॉड एंड मैनेजमेंट फ्रॉड में सबसे ज़्यादा हायर रिस्क इसमें मैनेजमेंट फ्रॉड में एज कम्पेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड। क्लियर विद दिस? उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज व्हाट योर गोइंग कंसर्न। क्या बोले कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे सर मैनेजमेंट तो बोल देगा, ऑडिटर भी सर जो भी है रीजनेबल है वो चेक करेगा, बट इट इज नॉट 100% गारंटी फ्रॉम द ऑडिटर कि कंपनी आगे टिकने ही वाला है, आगे गोइंग कंसर्न चलेगा या नहीं चलेगा। देयर माइट बी सम सिचुएशंस बिकॉज ऑफ विच दिस विल नॉट बी एबल टू बी डिटेक्टेड एज द करेक्ट व्यू, as the correct view। and और एक inherent limitation आता है, that is what your related party transactions। clear with this? I hope you guys are clear। आपका एक one of the important question inherent limitation वाला वो भी काफी पूरा रिवाइज हो चुका है इसमें अभी, है ना। चलो बेटा, तो क्या क्वेश्चन बोलता है? क्या as described in essay 200 the potential effects of the inherent limitations on auditor's ability to detect the material misstatement are greater for future events or conditions that may cause an एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। कि जो एंटिटी को भाई गोइंग कंसर्न से सर हटा देंगे, मतलब वो सर बंद कर देंगे, एंटिटी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ऐसा सर ज़्यादा इनहेरेंट लिमिटेशन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है इसके लिए। सही है। एक्सप्लेन स्टेटिंग द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू गोइंग कंसर्न। ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग, वो अपने को एक्सप्लेन करना है इस पर्टिकुलर चीज़ में। मुझे बताओ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑडिटर की। अभी जो बात कर ली थी ना हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, जो भी ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, सेम चीज वही इसमें आएगा, बिकॉज वही तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, विच इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 570, वही सब चीज आएगा ना। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी फर्स्ट थिंग दैट कि टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट देयर इज नो एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। तो सबसे पहले सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो कि वॉट एवर द मैनेजमेंट एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न दैट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। Second thing, based upon the audit evidence obtained, identify whether there is any material uncertainty involved which will cause the entity to continue as a going concern, to cease as a going concern। and ये सब चीज़ों के बेसिस पे सर आप ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा and he'll have to give his opinion accordingly in the audit report। ठीक है बेटा, सो अच्छे से ध्यान में आए आपको। क्लियर विद दिस? देख लो बेटा फटाफट आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 8B का। The auditor's responsibilities are, very first thing, to obtain the sufficient appropriate audit evidence regarding and conclude on the appropriateness of the management use of going concern basis of accounting in the preparation of financial statements। Exactly same है पिछला, so ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना ना भी एक्सप्लेन करने में। And second thing, to conclude based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists about the entity's ability to continue as a going concern। and इसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। However, as described in essay 200, the potential effect of inherent limitation on the auditor's ability to detect the material misstatement are greater for future events or conditions that may cause an entity to continue as a going concern, to cease to continue as a going concern। ये तो exactly उन्होंने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। The auditor cannot predict such future events or conditions। Absolutely right। Accordingly, the absence of any reference to a material uncertainty about the entity's ability to continue as a going concern in the auditor's report cannot be viewed as a guarantee to the entity's ability to continue as a going concern। काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में आया क्या कि भाई अगर ये वाला जो लास्ट सेंटेंस है ना, इस पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है इन एग्जामिनेशन। लिख के ले लो मेरे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर गोइंग कंसर्न में। मैंने जो अभी बोला था आपको 7B इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर वो मैंने जो बोला था वो क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर दूसरा क्वेश्चन आना है गोइंग कंसर्न पे तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्या कि सर अगर ऑडिटर्स के रिपोर्ट में जो हमने बात की थी ऐसे 700 में पैराग्राफ गोइंग कंसर्न का इज नॉट मैंडेटरी। मतलब सर जब ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा कोई पैरा नहीं है वो इंडिकेट करता है कि ऑडिटर मानता है कि भाई गोइंग कंसर्न का एजम्पशन भी सही है,
क्या ऑडिटर मानता है, बट ऑडिटर का ऐसा मानना 100% सही होगा जरूरी है क्या? नॉट एट ऑल। यही बात करता है कि एब्सेंस ऑफ गोइंग कंसर्न पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट डज नॉट इंडिकेट 100% गारंटी। ऐसा कोई गारंटी नहीं है भाई कि एंटिटी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंटिटी विल बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, कि एंटिटी सर आगे टिक पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, इसका कोई गारंटी नहीं है, इवन इफ ऑडिटर ने उसके रिगार्डिंग कोई पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऐसा कोई सिनारियो होता है कि जहाँ पे गोइंग कंसर्न में सर लैप्स हो जाएगा या सीज हो जाएगा एंटिटी, बट ऑडिटर ने कुछ पैराग्राफ में रिपोर्टिंग नहीं किया था, तो सर लेट्स से मैनेजमेंट ने ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया एंड बोला भाई कि ऑडिटर ने उसका ड्यूटी फॉलो नहीं किया, ऑडिटर फेल हो गया, तो मुझे बताना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किस सिनारियो के थ्रू। क्या फिर ऑडिटर क्या करेगा इस केस में? ऑडिटर विल हैव हिज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू यूज दैट एज एन ऑडिट एविडेंस, कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस करके यूज करेंगे और प्रूव करेंगे कि जो भी नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स थे ऐसे 570 के हिसाब से दैट वी हैव फॉलोड टू परफॉर्म द टेस्टिंग ऑफ appropriateness of what, appropriateness and reasonableness of what, the use of going concern basis assumption for the preparation of financial statements, and we have assessed that हमने audit procedures perform किए हैं, based on our audit procedures perform we didn't find any material uncertainty, and that is what our audit documentation is indicating. So if there is no any lapse in the audit procedures performed which was required by SA 570, then auditor will not be guilty of this particular thing. Auditor guilty नहीं रहेगा. But sir, if court of law decides and if court of law understand that there is a lapse on the part of the auditor to perform the audit procedures which was required by SA 570, but auditor has not performed that, then the auditor will be guilty of professional misconduct. Auditor will be guilty with respect to not performing the procedures, not performing the audit in line with what is required by standards on auditing, and वहाँ पे सर ऑडिटर के ऊपर केस हो सकता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऑडिटर पूरा काम अच्छे से करता है एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव करता है तो देन ऑडिटर गिल्टी नहीं माना जाएगा, एंड इन दैट केस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन will act as an audit documentation will act as an evidence to prove the what auditor's duty, auditor का ड्यूटी, ऑडिटर का काम प्रूव करने के लिए उसको एविडेंस करके यूज किया जाएगा. परफेक्ट. ऑडिटर का इनोसेंस. परफेक्ट. चलो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस. कैसे घुमा फिरा के इसमें 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग, है ना. सो अपने ध्यान में आ गया. परफेक्ट बेटा, क्लियर विद दिस. मूव करें आगे. मूव करें आपका चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन इस आरटीपी का, क्वेश्चन नंबर 9 सब क्वेश्चन ए. 9A की बात कर रहे हैं. ऑडिटर GR एंड एसोसिएट्स have been appointed to conduct audit of PNG Limited, a manufacturing company engaged in the manufacturing of various food items का manufacturing कर रहे हैं. While planning an audit, जब audit का planning कर रहे हैं ना बेटा, the auditors do not think that it would be necessary to understand internal controls. भाई ऑडिटर बोल रहा है कि internal controls को समझने की जरूरत ही नहीं है. एडवाइस करो ऑडिटर को, भाई कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया देखो आपको उन्होंने. क्वेश्चन में क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि ऑडिटर को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया भाई उनको एडवाइस करो. आप लोग सीए इंटर के बच्चों करना है क्या एडवाइस? एब्सोल्युटली यस सर, करेंगे. एडवाइस द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड एक्सप्लेनिंग क्लियरली द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल. वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग करके क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है ये उनको समझाओ, एंड ये समझा के उनको एडवाइस करो कि भाई चुपचाप से तुम लोग इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. कैसे? बिकॉज ये बेनिफिट्स मिलेंगे. कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे? वो बेनिफिट्स आपको लिखने पड़ेंगे. क्या बोला मैंने? वो बेनिफिट्स आपको लिखने पड़ेंगे. सो चलो गाइज, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप मुझे बताओ सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग करके क्या क्या बेनिफिट होगा. भाई सबसे पहले अगर हम इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग कर ले तो क्यों करते हैं वो समझना जरूरी है. इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग क्यों करते हैं भाई? बिकॉज हमें पता चलेगा कि एंटिटी कितना पानी में है, एंटिटी कितना पानी में है, एंटिटी और कितना पानी में जा सकता है. मतलब सर एंटिटी में क्या क्या रिस्क है, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क आर इन्वॉल्व, दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड अभी उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एंटिटी कैपेबल है या नहीं है वो हमें पता चलेगा. बिकॉज द कंट्रोल विच द एंटिटी विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट इज नथिंग बट फॉर द पर्पज ऑफ मिटिगेटिंग द रिस्क. सही है.
एंड वो इंटरनल कंट्रोल से सर हम समझेंगे नहीं तो हाउ वी विल बी एबल टू assess that particular risk mitigation and identification of the potential misstatement. So very first benefit ऑफ इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग क्या कि भाई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स को, रिस्क को समझने का काम इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग करके हो सकता है। उसके बाद में सर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन रिस्क को सर अफेक्ट करेंगे वो हमें पता चलेगा। सो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट विल बी अफेक्टिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बाद में बेटा वी विल बी एबल टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स, what audit procedures actually need to be performed वो हम डिसाइड कर पाएंगे बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड दैट्स व्हाई दिस इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग एक्टिविटी। अंडरस्टैंड करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, सही है। दिस इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग एक्टिविटी कि सबसे पहले सर अंडरस्टैंड करो एंड बेस्ड अपॉन दैट यू विल बी एबल टू डिजाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑडिट। कि भाई अगर हम इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग कर लेना तो उस बेसिस पे हमें पता लगेगा कि कौन से ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स मुझे परफॉर्म करने चाहिए, कौन से नेचर के ऑडिट प्रोसीजर्स मुझे कब परफॉर्म करने चाहिए और कितने ज़्यादा परफॉर्म करने चाहिए, है ना। सो दैट्स व्हाट सर आई विल बी एबल टू डिसाइड बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस, सही है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से आपको ये 3-4 बड़े बड़े बेनिफिट्स हो गए, 3 मेजर बेनिफिट्स वी डिस्कस। क्लियर विद दिस? दिस इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर हो क्या बेटा? 9A का डिस्कशन कर रहे थे, 9A का आंसर देखेंगे फटाफट। चलो मेरे साथ, चलो आपके आंसर की में देख लो बेटा क्या बात करता है। The auditor shall obtain an understanding of internal control relevant to the audit. ठीक है, although most controls relevant to the audit are likely to relate to financial reporting, not all controls that relate to financial reporting are relevant to the audit. Absolutely yes. ये तो बात होती है ना भाई कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू कंसीडर द कंट्रोल्स व्हिच आर इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स में तो 2 टाइप के रहते हैं ना, वन इज योर ऑपरेशनल कंट्रोल, सेकंड इज योर फाइनेंशियल कंट्रोल। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नॉट द ऑपरेशनल कंट्रोल्स। क्लियर विद दिस? It is a matter of auditor's professional judgment whether a control individually or in combination with others is relevant for the audit. और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से कंट्रोल्स भाई मुझे इसमें से टेस्ट करने हैं? ये ऑडिटर डिसाइड करेगा बेस्ड अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट। सो इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट? प्रोफेशनल जजमेंट, सही है। अभी सर अंडरस्टैंड करके इंटरनल कंट्रोल का क्या क्या फायदा होगा वो लिखना पड़ेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल असिस्ट द ऑडिटर। वेरी फर्स्ट थिंग टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कि क्या क्या टाइप की गलतियां हो सकती है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड, टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रॉमम को अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स एंटिटी में एग्जिस्ट करते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए सर फायदा होगा। एंड नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज डिजाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म। भाई जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट के बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो भी परफॉर्म करने हैं उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सर हमें इंटरनल कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग का फायदा होगा। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। सही है, एकदम लॉजिकल है। यस सर, एकदम परफेक्ट है, लॉजिकल है। अगर कुछ क्वेरीज है तो बेटा यू विल बी एबल टू लेट मी नो, है ना, आप मुझे बताओगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। चल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9B का। क्वेश्चन नंबर 9B आपके सामने आ रहा है, देख लो फटाफट एकदम बढ़िया से। क्या बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9B? फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स। कि भाई अगर एक कंट्रोल खुद के दम पे या कॉम्बिनेशन करके अदर्स से इज रिलेवेंट टू द ऑडिट में इंक्लूड सच मैटर्स एज अ मटेरियलिटी, द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, एक्सप्लेन इन डिटेल। वेरी सिंपल थिंग बेटा, ऊपर जब हम बात कर रहे थे ना पहले वाले क्वेश्चन में, 9A वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि जब सर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि सर इंटरनल कंट्रोल का टेस्टिंग जो है, इंटरनल कंट्रोल ये हाँ बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कि कौन से हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, क्या करने हैं। एंड उसमें हमने देखा था भाई कि ये कंट्रोल मुझे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। मैंने आपको बोला था ना कि ऑपरेशनल है, फाइनेंशियल है। अभी ये भी जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल में हर एक कंट्रोल ऑडिटर को टेस्ट करना ही पड़ेगा। नो, ऑडिटर विल डिसाइड कि भाई इसमें से कौन से कंट्रोल्स मुझे टेस्ट करना जरूरी है। एंड अभी ये सर वो किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि लेट से कोई एंटिटी में 100 कंट्रोल्स है
अभी वो 100 के 100 कंट्रोल्स टेस्ट करना जरूरी है क्या? नो यार, इवन इफ ऑल दिस 100 आर ओनली फाइनेंशियल कंट्रोल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। ऐसे तो 150 कंट्रोल्स है, 150 में से 50 आर ऑपरेशनल, 100 आर फाइनेंशियल। अभी 100 में से वो डिसाइड करेगा भैया कौन से मुझे कंसिडर करने हैं, कौन से नहीं कर किया तो भी चलेगा। तो अभी ये डिटर्मिनेशन करने के लिए वो कुछ फैक्टर्स का कंसिडरेशन करेगा। क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स है सर? वो हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन दिस पर्टिकुलर थिंग कि कौन से कंट्रोल्स आर रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। अभी इस फैक्टर्स में से कोई 2 फैक्टर्स उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिए। कौन से 2 फैक्टर्स दिए हैं? कि to determine these factors relevant to the auditor's judgment about whether a control individually or in combination is relevant for the purpose of audit may include a factor include कर सकता है ऐसा matter. One of the matter is materiality, absolutely yes. And the significance of related risk कि भाई जो रिस्क के लिए वो कंट्रोल रिस्पेक्टिव काम कर रहा है वो रिस्क कितना बड़ा है, वो रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, वो कंसिडर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो रिलेवेंट कंट्रोल को टेस्ट करना है या नहीं करना है। क्लियर विद दिस? तो ये 2 फैक्टर्स तो उन्होंने बोल दिए। अभी वो पूछ रहे भाई और ऐसे कौन से फैक्टर्स है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो सिंपल सी बात है भाई कि एंटिटी कितना बड़ा है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि एंटिटी जितना ज़्यादा बड़ा सर पॉसिबल है वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल्स टेस्ट करने पड़ेंगे, बट एंटिटी अगर छोटा है भाई तो वहाँ पे पॉसिबल है कि कम कंट्रोल्स टेस्ट किए तो भी चलेगा, की कंट्रोल सिर्फ टेस्ट किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट थिंग सर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशंस, कि सर एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो देन सर हमें ज़्यादा कंट्रोल्स टेस्ट करने पड़ेंगे। बट सर अगर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम है या बहुत रिफाइंड है तो देन डेफिनेटली सर सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतने ही कंट्रोल्स हम चेक करेंगे। उसके बाद में सर एंटिटी कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता है, व्हाट आर द नेचर ऑफ कंट्रोल्स द एंटिटी इज हैविंग, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कितने हैं, मैनुअल कंट्रोल्स कितने हैं, है ना, सेमी कितने हैं, मतलब ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल, सही है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? इस बेसिस पे सर हम डिसाइड कर पाएंगे और कौन से भैया आपके फायदे होते हैं और कौन से फैक्टर होते हैं कि सर ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स है क्या, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है क्या कि जो अफेक्ट करते हैं एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशंस को, वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। इंडस्ट्री फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। उसके बाद में सर हमने देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बात कर ली कि एंटिटी कौन सा सिस्टम यूज करता है, वो सिस्टम कितना ऑटोमेटेड है, कितना सर मैनुअल है, उनके बिजनेस प्रोसीजर्स के नेचर्स क्या है, उस बेसिस पे सर, एंड जो भी सिस्टम यूज करता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिजनेस प्रोसीजर्स का कॉम्प्लेक्सिटी तो देख लिया, बट सर सिस्टम यूज करता है वो सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। सो सर अगर टैली है तो क्या, एंड सर एसएपी है तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो सर देखना पड़ेगा ना कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कौन से कंट्रोल्स टेस्ट करने हैं। क्लियर विद दिस? आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। तो इस बेसिस पे सर ऐसे फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे। आई होप यू गाइज आर देयर विद मी। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मेरे साथ देखो कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल individually or in combination with others it is relevant to the audit may include such matters as the following। कौन से रहेंगे? फर्स्ट, मटेरियलिटी जो क्वेश्चन में ही दिया था। सेकंड, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, ये भी क्वेश्चन में ही दिया था। थर्ड, साइज ऑफ एंटिटी, ये बात करी हमने, साइज ऑफ एंटिटी, साइज ज़्यादा तो सर पॉसिबल है ज़्यादा कंट्रोल्स टेस्ट करेंगे। नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस, कि भाई एंटिटी का बिजनेस कौन सा है, वो नेचर, इंडस्ट्री जो बात करी थी वो वाला, इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ऑर्गेनाइजेशन किस बारे में सर बात करता है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो सब देखना पड़ेगा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ओनरशिप के भी। उसके बाद में डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशंस, ये भी बात कर ली हमने, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में साथ में ही बोला था, सही है। उसके बाद में एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये भी देखना जरूरी है। एंड द सर्कमस्टेंसेस एंड एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि भाई ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस ऑकर हुए हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी में, ये देखना काफ़ी जरूरी है। उस सर्कमस्टेंसेस के रिगार्डिंग कौन से इंटरनल कंट्रोल है, अभी वो सर्कमस्टेंस कितना सिग्निफिकेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बेसिस पे डिटरमाइन करेगा कि भाई उस सर्कमस्टेंस के रिगार्डिंग जो इंटरनल कंट्रोल है उसको टेस्ट करना जरूरी है या नहीं है, सही है। उसके बाद में नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम्स that are the part of entity's internal control including the use of service organization। अभी आपके न्यू सिलेबस में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड इज नॉट देयर, ऐसे 402 402 अगर पता होगा बाई चांस कभी तो ऐसे 402 मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से क्लास लिए हैं अनअकैडमी पे उनको पता है, मैंने ये डिस्कस किया था, एक छोटा सा कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग मैंने डिस्कस किया था, क्या है, बहुत प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है, दैट्स वाई मैंने डिस्कस किया था रेगुलर क्लास में। अगर नहीं पता तो कोई टेंशन का बात नहीं है, टेंशन मतलब अभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन तो एनीवेज उसमें नहीं आएगा।
बट इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो पॉइंट में ध्यान दे दो सिर्फ कि नेचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, जो भी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है उसका सर नेचर कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, वो डिटरमाइन करेगा सर हमें कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद में वेदर और हाउ अ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन प्रिवेंट्स, डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि वो कंट्रोल कैसे ऑपरेट होता है, कैसे परफॉर्म होता है भाई, उस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उस कंट्रोल को सर टेस्ट करना जरूरी है क्या। मतलब इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो कंट्रोल कितना ज़्यादा रिलेवेंट है, वो कंट्रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा रिलेवेंट है, वो हमें पता लगेगा। एंड वी विल बी एबल टू डिसाइड बेस्ड अपॉन दैट कि उस कंट्रोल को टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। परफेक्ट, क्लियर विद दिस। चलो बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सब क्वेश्चन ए। अच्छे से ध्यान दो, इस चैप्टर के बस 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वी विल डिस्कस दिस 2 क्वेश्चन नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सब क्वेश्चन ए बात कर रहा है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसीजर्स रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग including the classes of transactions in the entity's operations that are significant to the financial statements, control surrounding the journal entries, explain the other considerations in this regard। क्वेश्चन क्या पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि ऑडिटर ने कुछ अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस यूज करता है, अलॉन्ग विद दैट उसके रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस कौन से हैं, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है वॉट एवर रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बाद में कौन से क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंटिटीज के ऑपरेशंस में होते हैं एंड जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। एंड सर ये जो जर्नल एंट्रीज पास करता है ना एंटिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। क्यों? बिकॉज उसमें सर फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। फ्रॉडुलेंट सर एंट्रीज कहाँ से रूट आउट करेंगे, फ्रॉडुलेंट एडजस्टमेंट्स जर्नल एंट्रीज के थ्रू, एंड दैट्स वाई मटेरियल जर्नल एंट्रीज आर टू बी टेस्टेड फॉर एज अ व्हाट फ्रॉड रिस्क। which standard requires this particular thing, आपको MCQ बन सकता है, which standard discuss about the requirement of testing material journal entries। तो ऐसे 240 फ्रॉड वाला स्टैंडर्ड बोलता है भाई मटेरियल जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट योर फ्रॉड रिस्क फैक्टर, एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी है। क्या बोले? तो सर ये जो जर्नल एंट्रीज जिसमें सर बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसके रिगार्डिंग जो भी कंट्रोल्स होते हैं उन कंट्रोल्स को भी सर टेस्ट करना पड़ता है। अभी ये सब अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो ऐसे कौन से अदर कंसिडरेशन से इसके बारे में सर वो हमें बात करना है। एकदम जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सब बातें हमने कर ली। अभी देखेंगे भाई कि इसके रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और क्या क्या चीज़ें होती है बेटा कि ऐसा कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इनको एप्लीकेबल है। अभी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब बोलता है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कौन से एप्लीकेबल है, ऐसे कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस है जो एंटिटी फॉलो करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो देखना जरूरी है। उसके बाद में ये बात कर रहा है सिस्टम के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग वी हैव टू सी कि हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोसेसिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बिजनेस, है ना, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे प्रोसेस कर रहा है ट्रांजेक्शंस को, कैसे इवेंट्स एंड कंडीशंस को कैप्चर कर रहा है, सही है, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद में इन्होंने बात की नेक्स्ट पॉइंट में, देखो बिजनेस प्रोसेसेस के रिगार्डिंग कुछ बात की, तो बिजनेस प्रोसेसेस में हाउ द बिजनेस प्रोसेसेस आर परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट, वो भी हमें देखना पड़ेगा। हाउ दैट इज इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियली, वो हमें देखना पड़ेगा, है ना, ऐसे कौन से बिजनेस प्रोसेसेस है ना। एंड हाउ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम इनिशिएशन टू द रिसीट एंड फ्रॉम द क्लोजर, सही है। तो इनिशिएट कैसे होता है ट्रांजेक्शंस, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके रिगार्डिंग एविडेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, हाउ इट इज प्रोसेस्ड, एंड सर उसको अगर जरूरी पड़ा तो करेक्शन करना है, रेक्टिफिकेशन करना है तो उसको कैसे किया जाता है, ये भी हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो इन्होंने सिर्फ एक ऊपर का सर ये दिया है, उसके रिगार्डिंग सर आप पॉइंट्स बताइए। जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग हमने पॉइंट कवर किया, बिजनेस प्रोसेस के रिगार्डिंग कवर किया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग हमने देखा अभी कि ट्रांजैक्शंस का कैसे रिकॉर्डिंग होता है, इनिशिएशन होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये सब चीज़ें। अगर जरूरत पड़ी तो रेक्टिफिकेशन करेक्शन कैसे होता है, वो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग पॉइंट डिस्कस किया। इंक्लूडिंग द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटिटीज ऑपरेशंस, वो भी हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड सर कैसे मेंटेन करते हैं, क्या होता है, ये सब पॉइंट्स आपने इसे लिखना है। I hope you guys are clear with this. And journal entries के regarding controls, how the controls are operating surrounding the journal entries, how much those are effective, ये हमने ऑडिटर ने कंसिडर करना जरूरी है।
आर यू गाइस क्लियर विद दिस? सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक्सटेंड करना था जो क्वेश्चन में दिया है उसी को सिर्फ एक्सटेंड करना था, सही है। तो जिसको क्वेश्चन में समझ गया कि क्या लिखना है भाई, वो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएगा। बाकी आंसर में क्या आएगा, सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ योर क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ योर पॉइंट्स इन द गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। वेरी फर्स्ट पॉइंट, द क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे कौन से क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। उसके बाद में सेकंड बोल रहा है द प्रोसीजर्स बाय विच दोस ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, करेक्टेड एज ए नेसेसरी, ट्रांसफर टू द जनरल लेजर एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पूरा प्रोसीजर सर हमें देखना पड़ेगा, ये भी कंसिडर करना काफ़ी जरूरी है। उसके बाद में सर रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब ऑडिट एविडेंस जो हम लेते हैं, स्पेसिफिक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट ट्रांजेक्शंस। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर जो भी जनरल अकाउंट्स को सर लिंकिंग किया जाता है उन ट्रांजेक्शंस का, तो वो भी समझना जरूरी है कि ऐसे कौन से जनरल लेजर्स को सर फॉलो किया जाता है, कौन से स्पेसिफिक अकाउंट्स में क्या नेचर की एंट्रीज पोस्ट होती है। उसके बाद में हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला पॉइंट दिया था उसके रिगार्डिंग वो कैसे कैप्चर करता है इवेंट्स एंड कंडीशंस को, एंड हाउ इट प्रोसेस द ट्रांजेक्शन। उसके बाद में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कैसा प्रोसेस फॉलो करता है वो अंडरस्टैंड करना है। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज, कि भाई जर्नल एंट्रीज के सराउंडिंग ऐसे कौन से कंट्रोल्स ऑपरेट करते हैं, एंड आइडेंटिफाई द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्म द टेस्टिंग ऑफ व्हाट इफेक्टिवनेस ऑफ दोज कंट्रोल्स। दिस इज व्हाट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिलेवेंट थिंग्स। क्लियर विद दिस? सिंपल क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, एक बार ये रिवाइज कर लेना। मार्क दिस 10A एज व्हाट योर BER। क्यों मार्क करना है, एकदम सिंपल है, बट फिर भी क्यों मार्क करना है, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इजीली क्लिक नहीं होगा कि एग्जैक्टली इसमें लिखना क्या है, ICAI एग्जैक्टली चाहता क्या है। दैट्स व्हाट बेटा, ये क्वेश्चन को मार्क कर दो कि BER, क्वेश्चन नंबर 10A टू बी मार्क्ड एज BER। एग्जाम के इमीडिएट पहले दिन आपने इसको रिवाइज करना है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। अभी के सेशन में हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10B, ठीक है ना, एंड बाकी बचे हुए क्वेश्चंस वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 10B, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द ऑडिट विच द ऑडिटर कंसिस्ट नेसेसरी टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, explain in detail stating clearly the meaning of control activities and also discuss the control activities that are relevant to the audit। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझा क्या आपको? कंट्रोल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो, अच्छे से मेरे साथ पढ़ लो। चलो, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द ऑडिट। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है कि ऑडिट के लिए कौन से रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज है भैया, वो ऑडिटर ने अंडरस्टैंड करना है। सेकंड, विच द ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे कंट्रोल एक्टिविटीज देखने हैं जो ऑडिटर को रिक्वायर्ड लगते हैं, जरूरी लगते हैं, किस पर्पस के लिए, कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एसेस करने के लिए ऐसे कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज जरूरी है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लो, एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में एक्सप्लेन करो, स्टेटिंग क्लियरली द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज। सबसे पहला क्वेश्चन आपने कंट्रोल एक्टिविटीज का मीनिंग समझाना है। उसके बाद में बोल रहा है भाई ऑल्सो डिस्कस द कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर रिलेवेंट टू द ऑडिट। ऐसे कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज ऑडिट में रिलेवेंट रहते हैं, उन कंट्रोल एक्टिविटीज के एग्जांपल्स भी आपको देने हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होता है? कंट्रोल एक्टिविटीज आर नथिंग बट द प्रोसीजर्स, आर द नेचर ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द मैनेजमेंट as decided by the management। Are you guys clear with this? भाई कंट्रोल एक्टिविटीज एक ऐसे नेचर ऑफ प्रोसीजर्स रहते हैं जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को इग्नोर करता सर मिटिगेट करने के लिए परफॉर्म करता है। ऐसे नेचर ऑफ प्रोसीजर्स रहते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। इसका बढ़िया सा मीनिंग हम देखेंगे ICAI के आंसर के थ्रू। चलो बेटा, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज, एकदम बढ़िया से ये दे दिया है उन्होंने,
ठीक है, ये वैसे के वैसे क्वेश्चन से कॉपी किया है, सो वो नहीं पढ़ेंगे। ऑडिट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओनली दोज कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई ये बोलता है कि ऑडिटर के लिए सिर्फ उतना रिलेवेंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स का रिलेवेंट है। सो वही देखेंगे। हाँ देख लो, कंट्रोल एक्टिविटीज का मीनिंग क्या बोलता है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये आपने लिखना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको मार्क नहीं मिलेगा, इसका 1 मार्क करेगा आपको रिजर्व्ड। Control activities are the policies and procedures that help ensure that the management directives are carried out. ऐसे कंट्रोल एक्टिविटीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रहते हैं जो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं इंश्योर करने के लिए कि मैनेजमेंट का जो भी डायरेक्शन है भाई वो फॉलो किए जा रहे हैं, कैरिड आउट किए जा रहे हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज वेदर विद इन द आईटी और मैनुअल सिस्टम, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आईटी सिस्टम्स के हो या मैनुअल हो सर, उनके काफ़ी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं एंड वो अप्लाई किए जाते हैं अलग अलग सर ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल लेवल्स पे। एब्सोल्युटली राइट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स पे सर वो कंट्रोल एक्टिविटीज़ फॉलो किए जाते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स है बेटा कंट्रोल एक्टिविटीज़ के, याद है क्या आपको? सबसे पहले सर ऑथोराइजेशन, उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फ्रॉड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल कंट्रोल्स, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, सही है। ऑथोराइजेशन का एग्जांपल, ऑथोराइज करना मतलब सर इफ यू वांट टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस यू हैव टू टेक द ऑथोराइजेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, है ना, तभी वो रिकॉर्ड कर पाएंगे। दैट इज व्हाट योर ऑथोराइजेशन का कंट्रोल एक्टिविटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मीन्स बाइफर्केट द ड्यूटी टू बी परफॉर्म, द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म इन डिफरेंट पर्सन। डोंट गिव द ऑथोरिटी टू रिकॉर्ड एंड परफॉर्म द प्रोसीजर ओनली विथ 1 पर्सन, एक ही पर्सन को सर पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करने का राइट मत दो, है ना, अलग अलग पर्सन को राइट दो, अलग अलग फेजेस पे अलग अलग पर्सन को सर सेग्रीगेट करो ड्यूटी को। उसके बाद में परफॉर्मेंस रिव्यूज, सर पीरियोडिक बेसिस पे परफॉर्मेंस रिव्यूज करो एंड देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हाउ द इंफॉर्मेशन नीड टू बी प्रोसेस्ड, उसके रिगार्डिंग सर आप कंट्रोल रखो। जैसे कि सर प्रोसेस करते समय मेकर चेकर सिस्टम, अगर आप कुछ रिकॉर्डिंग करते हो, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो तो सर वो किसी और को चेक करना पड़ेगा टू गेट इट इम्पैक्टेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो सर ऐसा एसएपी में होता है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? मैंने रेगुलर क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था बहुत बढ़िया से, काफ़ी 2 से 3 बार एग्जांपल दे चुका हूँ इसके रिगार्डिंग एसएपी वाला। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये वाला। सो दीज आर द 5 कंट्रोल एक्टिविटीज। मेरे साथ बोलोगे फटाफट बेटा, सबसे पहले मेरे साथ बोलोगे ऑथोराइजेशन, सेकंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, थर्ड फिजिकल कंट्रोल, फोर्थ परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड द लास्ट वन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्लियर विद दिस? जो भी डिस्कशन किया उसके रिगार्डिंग बातें करोगे, यहाँ पे लिखोगे। चलो, कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर रिलेवेंट टू द ऑडिट आर, वेरी फर्स्ट थिंग, कंट्रोल एक्टिविटीज दैट रिलेट टू द सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे कंट्रोल एक्टिविटीज जो सिग्निफिकेंट रिस्क को रिलेट करते हैं, एंड दोज दैट रिलेट टू द रिस्क फॉर विच substantive procedures alone do not provide the sufficient appropriate audit evidence। ऐसे कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज भाई ऑडिट के लिए रिलेवेंट रहेंगे? क्या बोले आपका क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10 भी। ऑल्सो डिस्कस द कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर रिलेवेंट टू द ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी के एग्जांपल्स दिए ऊपर, अभी ऐसे कंट्रोल एक्टिविटीज कौन से ऑडिट के लिए रिलेवेंट है वो कैसे डिसाइड करोगे भाई, वो लिखना जरूरी है। सो मार्क दिस लास्ट पार्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, BER। ये लास्ट वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, BER। मार्क दिस लास्ट पार्ट एज अ BER बिफोर एग्जाम रिवीजन, है ना, एक दिन पहले फटाफट देख लोगे इसको। कंट्रोल एक्टिविटीज का सबसे पहला रिलेवेंस क्या आता है भाई, कि ऐसे कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट रहते हैं जो सर सिग्निफिकेंट रिस्क को सर रिलेट करते हैं। सेकंड, ऐसे कोई सर रिस्क को रिलेट करते हैं जिसके लिए मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेला परफॉर्म करूँ तो नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, काफ़ी सारे ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। नॉट ओनली सब्सटेंटिव बट आई हैव टू टेस्ट द कंट्रोल्स एज वेल, आई हैव टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज वेल। सो दैट इज व्हाट सर, सिर्फ सब्सटेंटिव टेस्टिंग करके सर कुछ काम नहीं बनेगा। ऐसे अगर कोई रिस्क है तो उनके लिए भी सर मुझे कंट्रोल एक्टिविटीज को कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, दोज दैट आर कंसिडर्ड टू बी रिलेवेंट इन द जजमेंट ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर के जजमेंट में जो सर रिलेवेंट लगते हैं उनको सर कंसिडर करेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज को। एंड नेक्स्ट वन, एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट, कि जब ऑडिटर रिस्क को असेस कर रहा था भाई 315 के हिसाब से, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, तो 315 के हिसाब से जब ऑडिटर असेस कर रहा था रिस्क को, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड आर इन ऑडिटर जजमेंट अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर कोई सर सिग्निफिकेंट रिस्क है
जो भी सर रिस्क को एसेस किए उसमें से अगर सिग्निफिकेंट रिस्क निकले तो उन सिग्निफिकेंट रिस्क वाले रिलेवेंट कंट्रोल्स को सर टेस्ट करना मैंडेटरी है, वो आप टेस्ट करोगे ही करोगे, वो करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट, उनके रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन योर ऑडिट। क्लियर विद दिस? तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सिग्निफिकेंट रिस्क के कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड। ऐसे कोई रिस्क जिसके लिए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स सर अकेले नहीं चलेंगे, अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड नेक्स्ट थिंग सर, which are relevant in the judgment of the auditor. And the last one, which auditor decide at the part of what risk assessment to be the significant risk. Clear with this? Are you guys there with me? एकदम perfect. आपको एक क्वेश्चन मार्क करना है प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंट्रोल एक्टिविटीज वाला। एंड लास्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विच आर द कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द ऑडिट। ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये आपको एग्जामिनेशन में 99.99% मुझे लग रहा है May 21 में दिखेगा। सो प्लीज मार्क दिस लास्ट पार्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। 10B तक एकदम परफेक्ट है आपको। अभी तक 10B मतलब बोला मतलब सर 20 क्वेश्चंस अपने कवर हो गए अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस अपने कवर हो गए, सही है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट अवर ये करेक्ट इनकरेक्ट एंड केस सिनारियोज के अपने क्वेश्चंस 15 MCQs, तो काफ़ी डिस्कशन अपना हो चुका है। अपने इस RTP से 4 चैप्टर तक अपना डिस्कशन हो चुका है ना। अभी नेक्स्ट चैप्टर से चैप्टर 5 से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से इन अवर इमीडिएट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज ऑन RTP May 2021। अगर बच्चा आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, अगर कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली यू विल रेफर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे हैं। यू विल कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑन टेलीग्राम। एक टेलीग्राम क्वेरीज का स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप दिया है क्वेरी डिस्कशन के लिए, उस ग्रुप में भी आप क्वेरीज पोस्ट करते हो, सो मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको उसमें रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद मेरे काफ़ी सारे सर फ्री रिसोर्सेज दिए हुए हैं। एंड्रॉइड ऐप का मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन बट काफ़ी सारे अदर चीज़ों के लिए भी, पोस्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्चुअली काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। जिन बच्चों को फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज उसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे नोट्स उसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर डाउनलोड दैट एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बच्चा अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए टू द मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड बच्चा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, बिकॉज आपको अपडेट्स काफ़ी मिलते जाएंगे। जो भी क्वालिटी वीडियोस आएंगे उसके अपडेट्स इमीडिएटली आपको मिलेंगे, काफ़ी जल्दी आपको मिलेंगे। सिंस आई डू नॉट प्रोमोट अ लॉट ऑफ माई सेशंस एंड ऑल दैट थिंग्स, आई बिलीव कि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड इफ़ यू शेयर दैट विद योर फ्रेंड्स दैट विल बी मेजर बेनिफिशियल। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। अगर कुछ लगे तो मैं आपके साथ हूँ, एकदम बिंदास, एकदम सर कुछ बिना झिझकते हुए एकदम बढ़िया से मुझे पूछ लोगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।